हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी अपनी पढ़ाई जारी रखें। मोशन इन स्ट्रेट लाइन फोर्थ में हम आप लोगों से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आप लोगों ने क्लास 9th स्टैंडर्ड में इसको पढ़ा होगा, सरल रेखीय गति के समीकरण। आपको पता है कि जब कोई बॉडी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में होती है, इट मीन्स इफ इट इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, द बॉडी हैज गॉट 3 different relations. So we have 3 relations which are written here. First one is VT relation, second one is the ST relation, and third one is the VS relation. Here S stands for displacement, V is velocity, and T is time. So first relation is written by V is equal to U plus AT. What is V here, U here, AT? T is a time interval, A is acceleration which is constant or you can say uniform, and V is the final velocity and U is the initial velocity. Okay. So with this relation we can find out the velocity of any particle, or you can say a body, after time interval T. And ST relation gives us the information about the displacement covered by the body in time interval T during uniform acceleration. And third one is the VS relation, that is, this relation gives us information about the final velocity of the body by traveling certain displacement. If you have an idea of displacement, you have an idea of initial velocity, then you can calculate with this relation that what is the final velocity in traveling displacement there. Okay. All these equations we have to derive using calculus method. आप लोगों ने जो पढ़ा है क्लास 9th स्टैंडर्ड में, डेरिवेशन भी पढ़ा है, बट यू हैव डेराइव्ड दीज इक्वेशंस विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। वो भी सिंपल है, बहुत इजी है। एंड हियर वी आर इंटरेस्टेड टू डेराइव दीज इक्वेशंस using calculus method. Calculus is a new type of mathematics. As this topic we have discussed in mathematical tool section, and the videos has been uploaded on this channel already. आप लोग मेरे चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में मैथमेटिकल टूल सेक्शन में प्रोबेबली लास्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो इंटीग्रल पर बेस्ड है। हाउ अ फंक्शन इज टू बी इंटीग्रेटेड, व्हाट इज इट्स इंटीग्रेटेड वैल्यू, हाउ ए डिफिनिट इंटीग्रल इज कैरिड आउट, एंड हाउ द लिमिट आफ्टर इंटीग्रेशन of a definite integral is calculated, and all these things we have discussed already on that lecture. तो बेहतर यही होगा कि आप लोग मैथमेटिकल टूल सेक्शन में इस टॉपिक को पढ़ने के पहले जाकर के इंटीग्रल पार्ट को जरूर पढ़ें। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको आज ग्लिम्स या कहें एक आइडिया जरूर देना चाहूंगा, क्योंकि नहीं तो बिल्कुल ये सर के ऊपर से निकल जाएगा। तो चलिए आज सबसे पहले इसी को देखते हैं। सपोज करिए कोई फंक्शन जिसको हम फलन कहते हैं fx है, इसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, d dx ऑफ दैट पर्टिकुलर फंक्शन। तो ये लिखने की परंपरा है। फंक्शन की वैल्यू कुछ भी हो। अब दूसरा, अगर हमें किसी फंक्शन को इंटीग्रेट, 2 पार्ट हमने बताया था। कैलकुलस जो होता है, कैलकुलस में 2 चीजें, एक तो डिफरेंशियल एंड सेकंड वन इज द इंटीग्रल। इंटीग्रल में
फंक्शन अगर हम बहुत सूक्ष्म जानकारी है फंक्शन की, बहुत थोड़ा सा जानकारी है, किसी भी फंक्शन की जानकारी है, तो उसका इंटीग्रल लेने का मतलब उसकी एक बड़े विस्तृत फंक्शन की जानकारी हम कैसे करते हैं। डिफरेंशियल में फंक्शन है उसका थोड़े पार्ट की जानकारी हम कैसे करते हैं, दोनों में बेसिक डिफरेंस है। इसको लिखने की परंपरा है डी डी एक्स ऑफ फंक्शन, और इसको इंटीग्रल को लिखने की परंपरा है, इंटीग्रल का चिन्ह है एफ एक्स dx। यहां dx सिग्निफाइज दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इंटीग्रेटेड ओवर द वेरिएबल x। ध्यान रहे, फंक्शन x का है और वेरिएबल फंक्शन में x है और उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया गया है। तो ये दो प्रकार के इंटीग्रल्स होते हैं, एक डेफिनिट होता है, दूसरा इनडेफिनिट होता है। तो इनडेफिनिट में जनरल अब इसकी वैल्यू हो सकता है एफ एक्स आ जाए प्लस सी आ जाए, ये इसका सोल्यूशन। एफ एक्स वॉट एवर मे बी द वैल्यू डिपेंडिंग अपॉन द फंक्शन। एंड सेकेंड वन इज द डेफिनिट इंटीग्रल, जिसको हम लोग बोलते हैं निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन में इंटीग्रल का हिंदी समाकलन है, इसको बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रल। ओके, अब डेफिनिट इंटीग्रल में हम उसी फंक्शन को ओवर द लिमिट इंटीग्रेट करेंगे, और फंक्शन जो आएगा आफ्टर इंटीग्रेशन वी सब्स्टिट्यूट दीज लिमिट्स आफ्टर इंटीग्रेशन, फाइंड दैट दिस अपर लिमिट बाय पुटिंग इंटीग्रेटेड फंक्शन में x इज इक्वल टू बी अपर लिमिट हो जाएगा माइनस एफ ऑफ a दैट इज लोअर लिमिट। दैट इज द डेफिनिट वैल्यू ऑफ इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ दिस फंक्शन। यानी इसका इंटीग्रल के बाद एक निश्चित वैल्यू आएगी, डेफिनिट वैल्यू आएगी, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज डेफिनिट इंटीग्रल। ओके स्टूडेंट, तो यू शुड हैव दिस आइडिया। विदाउट these you can't understand the derivation of this uniformly accelerated equation of motions। so हमने ये लिखा और इसको आप बेहतर होगा कि उस वाले सेक्शन में जाकर के जरूर पढ़ें, उसमें काफी कुछ हमने डिटेल लिखा है। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है x raised to the power n, तो उसका इंटीग्रल अगर हमें करना है, फॉर्मूलाज होते हैं x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 for all values of n except n is equal to -1। यानी n is equal to -1 को छोड़ करके बाकी सबके लिए ये ट्रूथ है। सपोज करिए आपके पास फंक्शन है t dt 0 से t, तो इसका इंटीग्रल करेंगे क्या मिलेगा, t स्क्वायर बाई 2, ओके, प्लस एक तरह से कांस्टेंट 0 कर सकते हैं, लिमिट लिख दीजिए 0 से t। ओके, तो अब ये क्या मिलेगा, t स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको जानना है। अच्छा, ओके, लेट अस कम टू द today's topic, which is our main focus, derivation of these equations of motions। ये जो equations हैं they are valid only if we consider a body which is moving on a straight line path. U is the initial velocity of the body, v is the velocity after time t, and a is the acceleration acting on the body, and s is the displacement traveled during time interval t. So initially we consider these situations, and then we will try to derive these equations। सबसे पहले हम एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। let us consider a body moving on a straight line path with initial velocity u after time
after time t, its velocity becomes v, s be the displacement covered and a be the acceleration acting on it। वस्तु एक है जिसका प्रारंभिक वेग u है, किसी सरल रेखा पर एक समान त्वरण a से गतिशील है, t समय पश्चात उसका वेग v हो जाता है, वही वेलोसिटी v हो जाती है फाइनली, और उस दौरान s डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है। नाउ लेट अस डेराइव द फर्स्ट इक्वेशन, that is v is equal to u plus at। ये फर्स्ट इक्वेशन हमने आपको बताया है पिछले के पिछले, यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन पार्ट 2 में, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो आपको आइडिया है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन of the body a can be written as equal to dv upon dt। ध्यान दें, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस दोनों सेम होगा, तो हम इंस्टेंटेनियस लिखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको एवरेज इंस्टेंटेनियस सब एक होगा। इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन शुड बी a is equal to dv upon dt, okay, no problem। अब this can be written as dv is equal to a dt just by cross multiplying and integrating both sides, okay। तो अब यहां पर वेरिएबल v है, वेलोसिटी चेंज हो रही है तभी एक्सीलरेशन है, और यहां पर वेरिएबल क्या है, टाइम है। So this is integrated over velocity and this is integrated over time। So if time limit is 0 to t, our velocity is u to b। t is equal to 0 पर वेलोसिटी कितनी थी, u थी, t टाइम पर वेलोसिटी कितनी है, v है। All these situations we have considered in the very beginning। सबसे पहले हमने इस परिस्थिति को इमेजिन किया कि ऐसी बॉडी है जो कि u इनिशियल वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करती है और वेलोसिटी चेंज हो रही है कांस्टेंट रेट से, जिसका कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जिसको हम एक्सीलरेशन कह रहे हैं इज गिवन a। आफ्टर टाइम t ट्रेवलिंग डिस्प्लेसमेंट s, द पार्टिकल और द बॉडी एक्वायर वेलोसिटी फाइनली v। सो वी विल इंटीग्रेट दिस dv फंक्शन ओवर u to v, लिमिट u to v, एंड दिस a dt लिमिट 0 to t। अब यहां पर सी हियर इंटीग्रेशन dv comes out to be v। Why? As you know, any function if it is dx after integration becomes x। क्यों होगा? क्योंकि dx can be written as x raised to the power 0 dx, तो x raised to the power 1 upon 1, that's it। उसी फार्मूले में x raised to the power n में ये आ जाएगा। एंड ऑन द राइट हैंड साइड, सिंस a is constant, so take a outside and we have 0 to t dt, and after integrating we will find a t 0 to t, so we have a t minus 0 upper limit minus lower limit, and here we can write this as v minus u, and we have v minus u is equal to at, or you can say v is equal to u plus at। Simply this is our first equation of motion, and v minus u is the change in velocity and a is the acceleration, t minus 0 means t, so v minus u if it is equal to at, then we can write v is equal to u plus at। अगर इनिशियल वेलोसिटी u थी तो आफ्टर टाइम इंटरवल t
इंक्रीज करेगी क्योंकि एक्सेलरेट हो रही है, एंड दैट बिकम्स v इज इक्वल टू u प्लस at. See here again, what we have to write first, we have to start from instantaneous acceleration, that is generally acceleration. In this particular case, acceleration can be written as rate of change of velocity with time, that is dv upon dt. Write a upon 1, and by cross multiplying, okay, by cross multiplying we can write this as dv is equal to a dt, integrating both sides of the equation. Integrate left side over v and integrate right side over t. We will find that dv comes out to be v and dt comes out to be t. By substituting the limits, we have v minus u is equal to a t minus 0. v minus u is equal to a t, that is v is equal to u plus a t. ये इक्वेशंस हमें स्ट्रेट लाइन मोशन के तमाम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जहां पर वेलोसिटी की कैलकुलेशन करनी हो और ऑल रिमेनिंग पार्ट्स आर गिवन, वी कैन कैलकुलेट. नाउ लेट अस कम टू द सेकंड इक्वेशन. जो सेकंड हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है, दैट इज एसटी रिलेशन. तो इसकी शुरुआत कहां करनी है? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये हमको दिस वी हैव टू डिराइव. तो फ्रॉम वेयर वी शुड स्टार्ट, हमें कहां से स्टार्ट करना चाहिए? हमें डिस्प्लेसमेंट लाना है तो हमें सबसे पहले कहां जाना चाहिए? वेलोसिटी पर जाना चाहिए. ओके, तो द इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कैन बी रिटन एज v इज इक्वल टू ds अपॉन dt. इसमें किसी कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए. प्रोबेबली आई थिंक हमने ये सारी चीजें पहले बताई है. इफ देयर इज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देन देयर मस्ट बी वेलोसिटी. और बॉडी तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, इसका मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट चेंज तो हो ही रही है. एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, लेट अस अज्यूम दैट द वेलोसिटी which we say instantaneous velocity of the body can be written as equal to ds upon dt. Okay, तो अब इसको हम क्या करें? फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सो वी हैव ds इज इक्वल टू v dt. ध्यान दें. एंड अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, हम दोनों पक्ष का समाकलन करेंगे. और ये ds इधर v dt, ओके, 0 से t, और ये 0 से s. डिस्प्लेसमेंट करना है तो 0 से s करेंगे, या पोजीशन अगर इसको रखते तो पोजीशन में x 0 से x रखते हैं. ऑल दिस ओके, नो प्रॉब्लम. अब ऑलरेडी वी नो, चूंकि वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन से उसकी वैल्यू यहां में रखनी पड़ेगी. v में t नहीं दिख रहा, कि दिख रहा? नहीं दिख रहा ना. तो what is the exact value of vt? That is equal to v is equal to u plus at. Okay, so we will write here u plus at integral 0 से t dt, and here is the ds integral 0 से s plus that. And here we can write ds का इंटीग्रल क्या होगा? s होगा, और इसकी लिमिट क्या होगी? 0 से s होगी. इधर का इंटीग्रल दो पार्ट में है, u dt इंटीग्रल 0 से t प्लस at dt इंटीग्रल 0 से t. ये एक अलग फंक्शन है, ये अलग फंक्शन, एंड u इज कांस्टेंट. तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा? u बाहर हो जाएगा, dt का इंटीग्रल t 0 से t. इसका इंटीग्रल a बाहर, t स्क्वायर बाई 2 0 से t. इसका इंटीग्रल s माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो ये हो गया s इज इक्वल टू यू टी माइनस 0 प्लस हाफ a t स्क्वायर माइनस 0. सो वी विल हैव t इज इक्वल s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a t स्क्वायर. दिस इज आवर required equation of motion when a body is uniformly accelerated after time interval t. After time t,
the velocity was that much, v is equal to u plus at, and after time t, the displacement traveled by the body comes out to be s is equal to ut plus half at square. That's very simple. तो इसमें ध्यान हमको सबसे पहले रखना है फ्रॉम वेयर वी शुड स्टार्ट, हमें कहां से स्टार्ट करना चाहिए. तो चूंकि डिस्प्लेसमेंट लाना है तो वेलोसिटी को पहले डिस्प्लेसमेंट से कोरिलेट करिए, और इस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, u प्लस ए टी लिखते हैं. ओके, तो इस तरीके से करते आएंगे. कोई दिक्कत है नहीं. अब हम आते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन पर. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट. थर्ड इक्वेशन vs relation, that is v square is equal to u square plus 2as. ओके, कहां से इसको स्टार्ट करें. एज वी नो a is equal to dv upon dt. यह हमको पता है, a is equal to dv upon dt. So we can write this a is equal to dv upon ds into ds upon dt. सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, एडजस्टमेंट कर दिया. सो दिस कम्स आउट टू बी v dv upon ds a, और इसको अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सिंस v इज इक्वल टू ds अपॉन dt. ये अभी देखा हमने. डिस्प्लेसमेंट का टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. दैट इज टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. सो वी हैव v dv is equal to a ds. Okay, integrating both sides, we have integration 0 से v dv is equal to इंटीग्रेशन a ds. इंटीग्रेशन की लिमिट यहां 0 से s होगी. जब डिस्प्लेसमेंट 0 रहा होगा उस समय वेलोसिटी क्या रही होगी, इनिशियल u फाइनल v. तो अब इसका हम इंटीग्रेशन अगर हम करें तो हमें क्या मिलेगा, v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हमने बताया था. जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है x dx लिख रहे हैं, तो इसका इंटीग्रल क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2. अगर हम लिख रहे हैं t dt, इसका इंटीग्रल क्या होगा, t स्क्वायर बाई 2. तो अगर लिख रहे हैं v dv, इसका इंटीग्रल v स्क्वायर बाई 2. सिंपल. ये v एक वेरिएबल है, इसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इसकी पावर अगर 1 है तो पावर 2 बाई 2 हो जाए. तो अब यहां पर दिस कम्स आउट टू बी v स्क्वायर बाई 2 लिमिट फ्रॉम u टू v, and we have here a is equal to a into s 0 to s. So we have this is equal to v square by 2 minus u square by 2 equal to a s minus 0, and we have v square minus u square equal to 2as, and so we have v square is equal to u square plus 2as. That is our required equation of motion. Okay, and that is required equation of motion. Final velocity, and this is the initial velocity, and this is acceleration, and this is the displacement. Okay, so this relation is the relation between velocities and displacement. इनिशियल फाइनल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन है. टाइम इज नॉट देयर, यहां टाइम नहीं है. फर्स्ट एंड सेकंड रिलेशन में ध्यान रहे टाइम रहता है, थर्ड रिलेशन में टाइम नहीं रहता. तो आप एनीवे यू रिमेंबर दीज थ्री इक्वेशंस. These equations has got great importance while reading motion in a straight line. As far as the numerical or theory is concerned, they are important. Okay. तो आपको तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस का एक आइडिया आई थिंक हो गया है, और इनकी वेरी वेल प्रैक्टिस कर लीजिए. इसका डेरिवेशन
जरूर से जरूर थ्री मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा जो कि इनका डेरिवेशन के रूप में पूछा जाएगा। ओके, और कंपटीशन में तो आई होप कि इसका उपयोग करके कोई न कोई न्यूमेरिकल्स दे दिए जाते हैं। अब आपको किसका कब इस्तेमाल करना है तो ये डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ न्यूमेरिकल। अब कोई एक न्यूमेरिकल अगले में लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे या कुछ और इसके जैसे डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय एनएफ टाइम, किसी विशेष स्पेसिफिक टाइम में ट्रेवल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, और इसके अलावा रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, और कुछ न्यूमेरिकल पार्ट इसके हम अगले वीडियो लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ओके।